नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पाउली को ये प्रिंसिपल देने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास 3 एटम है और उन 3 एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो कितना है, सिर्फ 1 है। फॉर एग्जाम्पल वो एटम क्या हो सकते हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक एटम तो क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है। एक एटम क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है। सिंस वी नो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। मैंने अज्यूम कर लिया दूसरा जो हमारे पास एटम है वो क्या है हमारे पास, नियोन है। और नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लिया जो नया अगला हमारे पास एटम है वो क्या है हमारे पास, सोडियम है। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन तीनों एटम को मैं देखूं तो इन तीनों एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कितना है, एक इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन किसी में क्या है, कम है। जैसे यहाँ पर नियोन में इस फ्लोरीन के कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, लेकिन इस सोडियम के कंपेयर में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। सिमिलरली ये जो यहाँ पर क्या है, जो सोडियम है उसका इस सोडियम में इस नियोन से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है ना। अगर हम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, या बोल सकते हैं उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बात पर डिपेंड करती है किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं इन 3 एटम को देखूं, इस फ्लोरीन, नियोन और सोडियम को देखूं, तो इन तीनों में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लगभग बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, लगभग बराबर होगी। या मैं बोल सकता हूं, बराबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी वो एक दूसरे से मैच करेगी। ऐसा थोड़ा बहुत क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है इन दोनों में भी एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ठीक, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कम है तो इसका मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी एटम की वो किस पर डिपेंड करती है, कि किसी एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके का है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि इन तीनों एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो लगभग क्या होगी, सेम होगी। ऐसा मैं सोच सकता हूं, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो एक्चुअल ट्रूथ है वो कुछ और ही निकल के आता है। वो ये निकल के आता है कि इन तीनों एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये किसका टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो एक प्रॉपर्टी ये देख लेते हैं। देखो क्या है, ये क्या है हमारे पास, नियोन होता है। और नियोन कैसा होता है, इनर्ट होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जो फ्लोरीन और सोडियम है वो दोनों रिएक्ट करते हैं। तो यहीं पर इतना बड़ा केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। जबकि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में इतना बड़ा डिफरेंस है। कितना बड़ा, कि ये तो रिएक्शन ही नहीं करता, कोई केमिकल रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। कौन, ये नियोन। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इनर्ट होता है। लेकिन जो फ्लोरीन और सोडियम है दोनों रिएक्ट करते हैं। जैसे ये क्या बनाता है, NaCl बनाता है, ये FCl बनाता है, जो भी है। ठीक है, इस टाइप से होता है, हम केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस तो सिर्फ एक ही है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा चेंज आ जा रहा है। तो क्वेश्चन ये था साइंटिस्ट के सामने कि ये इतना बड़ा चेंज क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का है। तो इसका आंसर देने के लिए 1925 में पाउली सामने आए और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्रिंसिपल दिया जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो उन्होंने कब दिया यह प्रिंसिपल, 1925 में दिया। कब, 1925 में दिया। और उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया। इसका स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बोला कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते। क्या बोला उन्होंने, किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब क्या हुआ, ऐसे एटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बोलते हैं। तो किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते हैं। या तो हम ये बोल सकते हैं, या तो हम सेम क्वांटम स्टेट बोल सकते हैं, या दूसरी भाषा में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, सेम एनर्जी स्टेट में नहीं हो सकते हैं, फिर सेम एनर्जी लेवल में नहीं हो सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला कि इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम 2 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट। तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का स्टेट लिखिए। स्टेट क्या हो जाएगा,
in a multi electron atom या in any multi electron atom, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है, 2 सेम इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम स्टेट, ठीक है ना। अब हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम स्टेट होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस वी नो क्वांटम स्टेट इज डिफाइंड बाय क्वांटम नंबर, तो क्या क्वांटम स्टेट इज डिस्क्राइब बाय क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम स्टेट होती है उसको हम किससे डिस्क्राइब करते हैं, क्वांटम नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। अब हमको पता है क्वांटम नंबर क्या क्या होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एंगुलर क्वांटम नंबर l, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर l, और स्पिन क्वांटम नंबर s, या फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ml, और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms। ये क्या होते हैं हमारे पास, क्वांटम नंबर होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है, वो क्या डिनोट करता है, और जो ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। सिमिलरली जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, और जो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर MS होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ओके, नाउ हमने क्या बोला कि क्वांटम स्टेज इज डिस्क्राइब बाय क्वांटम नंबर। अगर मैं ये बोलूं कि अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है 1 है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है 2 है। देखो एक इलेक्ट्रॉन 1 है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर 2 है, ये दोनों क्या है इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2। सिंबॉलिकली इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है वो सेम है। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ, क्या कहने का मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है वो क्या है बोल रहा हूं मैं, सेम है बोल रहा हूं। अब जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है उसको किससे दिखाते हैं हम, क्वांटम नंबर से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो सारे के सारे क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी क्या होगी, सेम होगी। अगर इसके लिए n 1 है तो इसके लिए भी n कितना होगा, 1 होगा। अगर इसके लिए n l 2 है, अगर इसके लिए n कितना है 1 है तो इसके लिए भी कितना होगा, n इक्वल टू 1 होगा। अगर इसके लिए l इज इक्वल टू कितना है 0 है तो इसके लिए भी l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसके लिए s इक्वल टू कितना है 1/2 है तो इसके लिए भी s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर इसके लिए ms फिर नीचे भी लिख देंगे, ठीक है, यानी जो ms जो की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही इसके लिए भी होगी, और ml की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही इसके लिए होगी। तब मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या बोल दूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेम क्वांटम स्टेट में है। तो सेम क्वांटम स्टेट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सेम क्वांटम स्टेट में होने का मतलब क्या है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो पूरे के सारे जो क्वांटम नंबर हैं n l s ml और ms, इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर लगाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में कि किसी भी एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनके लिए सभी के सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी ऐसा कोई भी एटम नहीं होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n l s ml और ms की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इनमें से एक ना एक क्वांटम नंबर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। वो यहाँ ml हो सकता है, या s हो सकता है, या ms हो सकता है, या l हो सकता है, या फिर n हो सकता है, इनमें से कुछ भी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए देखूँ, इस फ्लोरीन 9 फ्लोरीन के लिए देखूँ, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, किसके बारे में, 9 फ्लोरीन की बात करूँ, तो कैसे करते हैं, फ्रॉम हुंस रूल 1s2 2s2 कैसे आता है, 1s2 फिर क्या आ जाएगा 2s2 फिर क्या आएगा 2p। देखो कितने हो गए, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बचे कितने हैं यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा ये 2p5 आ गया ना। अब इसको देखो, ये क्या है, p क्या होता है, सबसेल होता है। तो p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट होगी क्या होगी, अलग अलग होगी। सिंस वी नो ये जो हमारे पास क्या है, ये जो p सबसेल है इसके अंदर भी 3 स्टेट होती हैं। जैसे यहाँ पर 3 डब्बा बनाते हैं ना p के लिए, s के लिए हम 1 डब्बा बनाते हैं और p के लिए
3 डब्बे। ये P के अंदर कितनी स्टेट होंगी, 3 अलग अलग स्टेट होंगे। सिमिलरली इस S के लिए कितनी स्टेट होंगी, एक स्टेट होगी इस तरीके से, S में सिर्फ एक स्टेट। सिमिलरली इस S के लिए भी कितनी होगी, एक स्टेट होगी इस तरीके से। नाउ अगर मैं यहां पर अब इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहूं, देखो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है बोल रहा है। अब अभी तो थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में नहीं हो सकते। कहा क्या था हमने, 2 सेम इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, अब देखो जब हम फिल करते हैं ना, हम एक ऐसे चित्र टाइप का बना देते हैं। अब देखो उसका मतलब क्या होता है, ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसको हम इस तरीके से फिल करते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, स्पिन अप है। अब स्पिन अप होने का मतलब क्या हुआ, इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर S की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है, प्लस 1/2 है, ठीक है। लेकिन जो ये स्पिन डाउन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए जो S की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, -1/2 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसके लिए कितनी है, 1/2 है, और इसके लिए कितनी है, -1/2 है। यानी ये दोनों कहां हैं, अलग अलग स्टेट में है, ठीक है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, एक के लिए स्पिन क्या है, अप है, दूसरे के लिए स्पिन क्या है, डाउन है। सिमिलरली यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, ये दोनों क्या है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है। ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, +1, इसके लिए कितनी है, -1। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, कैसे फिल करेंगे, पहले तो सारे के सारे अप स्पिन वाले, एक स्टेट में, एक स्टेट में और एक इस स्टेट में, और दूसरा कहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला स्टेट में। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, यानी आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, और ये भी दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 सेम इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था ना। अब देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसे मिटाते हैं, हेड डालिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। अब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम इसको जनरलाइज करना चाहेंगे। यानी हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 2 पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल कैसे हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। अज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट अस कंसीडर वी हैव 2 पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल क्या है मेरे पास, 1 है, एक पार्टिकल क्या है मेरे पास, पार्टिकल 1 है, और दूसरा पार्टिकल क्या है मेरे पास, पार्टिकल 2 है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल कौन सा है हमारे पास, पार्टिकल 2 है। एक पार्टिकल 1 और दूसरा पार्टिकल 2 है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिकल व्यू से देखें तो हम जानते हैं कि हर पार्टिकल के साथ क्या होगा, एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस पार्टिकल 1 का जो वेव फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, psi1 है, और इसका कितना है हमारे पास, psi2 है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का वेव फंक्शन कितना अज्यूम कर लिया मैंने, psi1, और इसका कितना अज्यूम कर लिया मैंने, psi2। ये psi1 और psi2 क्या है हमारे पास, वेव फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास, वेव फंक्शन है, ओके। तो इसका कितना है psi1 और इसका कितना है psi2। अब दोनों ये 2 पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों कंबाइन होकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। देखो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। पार्टिकल 1 का जो वेव फंक्शन है वो कितना है, psi1 है, और पार्टिकल 2 का कितना है, psi2 है। अब इन दोनों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, तो सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा, psi1 इंटू psi2 होगा, ठीक है। नाउ वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2, पार्टिकल 1 और 2 के सिस्टम से मिलकर बना जो सिस्टम है उसका वेव फंक्शन क्या होगा, वो होगा हमारे पास क्या, psi1, 2 इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी psi1 इंटू psi2, क्या होगा हमारे पास, psi1 इंटू psi2 होगा, ओके। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नाउ अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास 2 स्टेट हैं। कितनी स्टेट हैं, 2 स्टेट हैं, और एक स्टेट का नाम मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और दूसरी स्टेट का नाम क्या बोल दिया मैंने, बी बोल दिया। और दोनों कैसी स्टेट है, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है। अब मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट ए एंड बी आर 2 क्वांटम मैकेनिकल
स्टेट, दोनों कैसी स्टेट हैं, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है ना। कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि किसी एक टाइम पर ये पार्टिकल 1 इस स्टेट ए में होगा और पार्टिकल 2 इस स्टेट बी में होगा। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी एक टाइम पर ये पार्टिकल 2 इस कहाँ है, ये पार्टिकल 2 कहाँ है, स्टेट 1 ए में है और पार्टिकल 1 कहाँ है, स्टेट बी में है। तो यहां से हमारे पास कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इफ पार्टिकल 1 इन स्टेट ए, कहाँ होगा वो, स्टेट ए में है, एंड पार्टिकल 2 इन स्टेट बी, जो पार्टिकल 2 है वो कहाँ है, स्टेट बी में है, देन जो हमारे पास साई होगा, साई ए बी होगा, साई ए 1,2 है वो किसका रहा हो जाएगा, जो साई 1,2 और यहाँ पर क्या लिख दो, ए बी लिख दो। ए बी यहाँ डिनोट में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर जो 1 है वो कहाँ है, ए में है, और 2 है वो कहाँ है, बी में है। देन दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साई ए 1 इंटू साई बी 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल 1 है वो कहाँ है, स्टेट ए में है, और जो पार्टिकल 2 है वो कहाँ है, स्टेट बी में है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। ना दूसरा क्या हो सकता है, इफ पार्टिकल 1 इज इन स्टेट बी, पार्टिकल 1 कहाँ है, स्टेट बी में है, एंड पार्टिकल 2 इन स्टेट बी, सॉरी ए, जो पार्टिकल 2 है वो कहाँ है, स्टेट ए में है। देन तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देन जो हमारे पास वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, साई बी ए 1,2। अब हमें क्या लिखा, साई बी ए लिखा, साई बी ए क्यों लिखा, क्योंकि जो पार्टिकल 1 है वो कहाँ है, स्टेट बी में है, और जो पार्टिकल 2 है वो कहाँ है, स्टेट ए में है। एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साई बी ए एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, साई ए 2 आ जाएगा। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया ना। 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है, जब पार्टिकल 1 कहाँ है, स्टेट 1 में है, और पार्टिकल 2 कहाँ है, स्टेट बी में है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पार्टिकल 1 कहाँ है, स्टेट बी में है, और पार्टिकल 2 कहाँ है, स्टेट ए में है। अब इन 2 कंडीशन को देखो, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, जो हमारे पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पार्टिकल 1 और 2 हैं दोनों कैसे पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल हैं। अगर आइडेंटिकल पार्टिकल होने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, अगर मैं आपसे कहूं आंख बंद करो, अब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। अब आपको पूछूं कि बताओ पहले कौन सा पार्टिकल किस हाथ में था, तो आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास 2 लाल बॉल हैं और दोनों लाल बॉल में कोई भी चिन्ह नहीं बन रखा है, कोई भी निशान नहीं है कि कौन सी बॉल कौन सी है। ठीक है, दोनों का वेट भी सेम है, दोनों का शेप भी सेम है, दोनों का एरिया सेम है, सब कुछ दोनों का क्या है, सेम है। दोनों लाल बॉल हैं, एक मेरे इस हाथ में है और एक मेरे इस हाथ में है। मैंने अज्यूम कर लिया ये बॉल 1 है और ये क्या है, बॉल 2 है। अब मैं आपसे कह रहा हूं आंख बंद करो। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को इधर ले गया, इस बॉल को ऐसे ऐसे किया, मतलब इधर उधर किया, बॉल की पोजीशन को चेंज किया, और अब मैं आपको बोलूं बताओ कौन सी बॉल राइट हाथ में थी, कौन सी बॉल लेफ्ट हाथ में थी। आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों बॉल कैसी हैं, सेम है, आइडेंटिकल है, या बोल सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर ये जो पार्टिकल हैं वो दोनों कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कौन सा वेव फंक्शन यहां पर सुटेबल होगा, कि ये वाला वेव फंक्शन सुटेबल होगा या ये वाला वेव फंक्शन सुटेबल होगा। मैं ये नहीं बता सकता हूं कि पार्टिकल 1 स्टेट ए में है या पार्टिकल 2 स्टेट ए में है, या मैं ये भी नहीं बता सकता हूं पार्टिकल 1 स्टेट बी में है या पार्टिकल 2 स्टेट बी में है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता, ये मैं 100% श्योर नहीं हूं कि ये जो वेव फंक्शन साई ए बी है वो सुटेबल होगा या वेव फंक्शन साई बी ए है वो सुटेबल होगा। अगर 50% इसका चांस है, 50% इसका चांस है, तो मैं क्या ले लूंगा, जो मेरे पास जो नया वेव फंक्शन होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल वेव फंक्शन होगा पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा हमने अभी डिस्कस किया। ठीक, तो जो रियल वेव फंक्शन होगा या फिर एक्चुअल वेव फंक्शन होगा पूरे सिस्टम का, या फिर कंप्लीट वेव फंक्शन होगा पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो अगर इफ 2 पार्टिकल या पार्टिकल A एंड पार्टिकल B आर इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इफ 1 and 2 का मतलब, सॉरी इक्वेशन हो जाएगा ये,
यहाँ पे लिख दो पार्टिकल 1 P1 एंड P2 आर आइडेंटिकल, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, देन कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई ए बी एंड साई बी ए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास साई 1,2, दिस इज द कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम, किसका सिस्टम, इन दो पार्टिकल का सिस्टम, इज इक्वल टू क्या, अब लीनियर कॉम्बिनेशन यानी इन दोनों क्या कर देंगे, या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, वो क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साई ए बी 1,2 प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर साई बी ए 1,2। नाउ इक्वेशन 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या निकल के आया यहाँ पर, साई 1,2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर से, साई 1,2 इज इक्वल टू साई ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, साई A1 इंटू साई B2 प्लस माइनस कितना आ गया, साई B1 इंटू साई A2 आ गया। ठीक है, से इट इज सम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, इसे क्या बोल दो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो। ठीक ना, अब देखो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन ले सकता हूँ और पॉजिटिव साइन भी ले सकता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइन लूंगा तब मैं इस वेव फंक्शन को कौन सा वेव फंक्शन बोलता हूँ, सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलता हूँ, और जब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लूंगा तब इस वेव फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ओके, पहला केस क्या होगा, जब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ, यानी साई 1,2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, साई A1 एंड साई B2, फिर प्लस साइन ले लिया तो कितना आ गया यहाँ पर, साई B1 एंड यहाँ पर कितना आ गया, साई A2। और ये जो वेव फंक्शन है इसे मैं कैसा वेव फंक्शन बोलता हूँ, सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलता हूँ। कैसा वेव फंक्शन, सिमेट्रिक, कैसा वेव फंक्शन हो गया, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। जब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लेता हूँ तब मैं इसे क्या बोलता हूँ, तो साई 1,2 इज इक्वल टू साई A1 इंटू साई B2 माइनस साई B1 इंटू साई A2। तो इस वेव फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, एंटी सिमेट्रिक बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं इसको, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। नाउ अब ऐसा ही इसको अलग अलग करने का फायदा क्या हुआ, देखो देखा गया है कि ये जो वेव फंक्शन है, ये वाला, ये कौन सा वाला, ये सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन है, ये किन पार्टिकल के लिए यूज होता है, बोसोन के लिए यूज होता है। अगर जो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों क्या हो, बोसोन हो, तब कौन सा वेव फंक्शन यूज होता है, ये वाला वेव फंक्शन होता है। तो किसके लिए होता है वाला वेव फंक्शन, बोसोन के लिए। किसके लिए, बोसोन के। अब बोसोन कौन कौन से होते हैं, बोसोन क्या होते हैं हमारे पास, अल्फा पार्टिकल क्या है, बोसोन होता है। फोटोन क्या होता है हमारे पास, बोसोन होता है। ड्यूट्रॉन क्या होता है हमारे पास, बोसोन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ एग्जांपल हो किसके, बोसोन के। पाई मिजोन, ये भी क्या होता है हमारे पास, बोसोन होता है। ठीक है, पाई मिजोन, तो ये क्या है, बोसोन है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है हमारे पास, बोसोन के लिए यूज हो रहा है। यानी जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा वो किन पार्टिकल के लिए होगा, जब पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 लिए थे ना फर्स्ट में, हमने अज्यूम किया था, तो वहां पर पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 क्या हो सकते हैं, यहाँ दोनों अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, या दोनों फोटोन हो सकते हैं, या दोनों क्या हो सकते हैं, पाई मिजोन हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से ETC, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, और इनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, या तो 0 होती है या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, ये थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, इनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू होती है बोसोन के लिए, वहाँ तो या तो कितनी होती है, 0 होती है, और यहाँ कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, अब इसकी बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, ये जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, ये वाला। ये जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है ये यूज होता है किन के लिए, फर्मियोन के लिए। किन के लिए यूज होता है ये, फर्मियोन के लिए। नाउ फर्मियोन क्या होते हैं, बताइए फर्मियोन क्या होते हैं। फर्मियोन होते हैं हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं हमारे पास, फर्मियोन होते हैं। और इनके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर s की वैल्यू कितनी होती है, या तो +-1/2 होती है। तो फर्मियोन, अब ये जो इस वेव फंक्शन को ध्यान से देखो, इस वाले को, से इट इज सम इक्वेशन नंबर, इसे क्या बोल दो, 4a बोल दो, और इसे क्या बोल दो, 4b बोल दो।
अगर मैं ये कहूं कि यहां पर जो ये फर्मियोन है, दो फर्मियोन है, एक फर्मियोन 1 है, एक फर्मियोन 2 है, वो क्या हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, दो प्रोटॉन भी हो सकते हैं और दो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं और भी, ठीक है, मियोन भी हो सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पर मियोन। मियोन भी क्या होता है, फर्मियोन होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ही जैसा होता है लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। नाउ अब इस इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन 4b को देखो, यहां पर दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल 1 और एक पार्टिकल 2, दोनों अलग अलग स्टेट में है। या तो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल 1 जो है वो कहां है, स्टेट 1 में है, और पार्टिकल 2 कहां है, स्टेट बी में है। यहां हम ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल 1 स्टेट बी में है और पार्टिकल 2 स्टेट ए में है। ना मैं ऐसा अज्यूम करूं, यानी पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करूं, मैं ये बोलूं कि दोनों को दोनों पार्टिकल कहां है, सेम स्टेट में है, ठीक है। इफ बोथ पार्टिकल 1 and 2 आर इन सेम स्टेट, अगर दोनों सेम स्टेट में होंगे तो क्या होगा, देखो दो स्टेट कौन कौन सी यहां पर हमारे पास, स्टेट ए और स्टेट बी थी। अगर दोनों स्टेट सेम है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर दोनों इस टाइप की कंडीशन फॉलो होगी तो इसका मतलब तो ए इक्वल टू किसका हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही स्टेट में आ जाएंगे, यानी दोनों बी स्टेट में आ जाएंगे या फिर दोनों ए स्टेट में आ जाएंगे ना। अब इस इक्वेशन को देखो, किस इक्वेशन को, सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको देखो, इसमें क्या हो जाएगा, क्या ये 0 के बराबर होगा। अगर मैं यहां पर क्या आ जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साई फॉर बोजोन 1,2 इन इक्वेशन 4a में देखो, ठीक है, किसके लिए, फॉर बोजोन, कैपिटल बी फॉर बोजोन, ओके। देन दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। देखो अगर यहां पर आप ए पुट भी कर देते हो, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, तो ये प्लस हो रहा है, तो प्लस हो गया, 0 तो होने वाला ये है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी जो 0 के बराबर नहीं होगी, तो उसको क्या लिख दिया हमने, जनरली नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। लेकिन आप इधर देखो, इस वाले में देखो, किसके लिए, फर्मियोन के लिए देखो, एफ फॉर फर्मियोन, तो वेव फंक्शन फॉर फर्मियोन दिस विल बी इक्वल टू 0, कब, जब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। देखो यहां a, यहां भी a, यहां भी a, यहां भी a, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया इधर पे, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि दो फर्मियोन, जो फर्मियोन 1 और फर्मियोन 2 है, वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और म्यून कुछ भी हो सकते हैं। मैं अगर ये बोल रहा हूं कि दोनों फर्मियोन कहां हैं, सेम एनर्जी स्टेट में है या फिर सेम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में है, तो उसके लिए वेव फंक्शन कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी सिस्टम का वेव फंक्शन 0 होने का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है हमको, दिस सो दैट पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम स्टेट। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस सो दैट टू फर्मियोन, टू आइडेंटिकल फर्मियोन नहीं बोल सकते हैं हम इसको, टू आइडेंटिकल फर्मियोन कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम स्टेट। और यही तो क्या है, यही क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्योंकि यहां पर पाउली ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक टाइप का फर्मियोन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियोन है। तो जनरल स्टेट क्या हो जाएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ये हो जाएगा कि दो फर्मियोन या दो आइडेंटिकल फर्मियोन सेम क्वांटम स्टेट में लाई नहीं कर सकते या सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। नाउ अब देखते हैं इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस। हिंट डालो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, बड़ा ही आसान है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका, और आसान भी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या होगा, ओके ना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में लाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको ओबे नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देखो ये क्या मैंने अज्यूम कर लिया कोई एटम है और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, इसकी पहली ऑर्बिट है, यानी फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ठीक है, या फर्स्ट एनर्जी लेवल है ना। अब ऐसी कंडीशन हो कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी स्टेट में लाई कर सकते हैं या फिर सेम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट में लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा, देखो अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। जो एटम होता है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉन कहां होता है, जो कहां होता है उसके ग्राउंड स्टेट में होता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या
क्या होना चाहेंगे, ग्राउंड स्टेट वाले एनर्जी लेवल में जाना चाहेंगे, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। कहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इस ग्राउंड स्टेट वाले एनर्जी लेवल में क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे इस तरीके से ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब एक्साइटेशन एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के क्या है, बहुत ज्यादा पास हैं ना। इससे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब हमारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब तो क्या होती है, रिएक्शन होती है। और सबके सब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में चले जाएं, क्यों चले जाएंगे बोल रहे हैं, क्योंकि वो किसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ग्राउंड स्टेट में चलेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, यानी उनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब क्या हुआ, उसने रिएक्शन की ही नहीं। रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, क्यों बना H2O, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ने ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करी, तभी क्या बना, H2O बना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो H2O बन ही नहीं पाएगा, यानी मॉलिक्यूल नहीं बन पाएंगे। मॉलिक्यूल नहीं बन पाएंगे तो कंपाउंड नहीं बन पाएगा, कंपाउंड नहीं बन पाएगा तो इंसान नहीं बन पाएगा, इंसान नहीं बन पाएगा तो लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो लाइफ पॉसिबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो लास्ट में एक बार फिर पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के जो डेफिनेशन है या फिर बोलते हैं स्टेटमेंट है उसको दोहरा लेते हैं। तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम टू इलेक्ट्रॉन या टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन सेम क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।